Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 5 अक्टूबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रालमंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोस्तों आपने एमजी नरेगा के बारे में कई बार पढ़ रखा है, बहुत डिटेल से इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो अक्सर ये न्यूज़ में रहता है ये टॉपिक, और यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल्स आपको हर एक चीज़ बता रखी है। तो एमजी नरेगा से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि जो ये नीचे ऑप्शन में आपको 4 कैटेगरीज दी गई हैं, इन चारों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो इस स्कीम के जो फ़ायदे हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या, यहाँ पे एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स ही एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, या ऑप्शन नंबर 2 एडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, या ऑप्शन नंबर सी एडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज़, या ऑप्शन नंबर डी एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। किसी भी हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर्स यहाँ पर एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो बताओ यहाँ पर चारों में से कौन सा इसका सही उत्तर है। सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो परेशान मत होना, वीडियो के लास्ट में तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, वहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। चलो फिर शुभारंभ करते हैं। और आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इसको आज हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कल उसके बारे में चर्चा की हुई थी। तो थोड़ा बहुत और डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन से आज का जो न्यूज़पेपर का डिस्कशन है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस के टू द पॉइंट रिलेटेड है और क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर में, ठीक है। तो आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सेशन थोड़ा सा लंबा भी चलेगा और इंपॉर्टेंट भी रहेगा। जैसे आज का आर्टिकल नंबर 1 आपने देखा होगा, कल बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पब्लिश हो रहे थे। सिक्किम के अंदर में एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट देखने को मिला और उस ग्लेशियल लेक बर्स्ट की वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक बाढ़ आ गई, एक फ्लैश फ्लड देखने को मिला। उस बाढ़ में कई सारा नुकसान हुआ है, बड़े बड़े यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी तरह से बह चुके हैं। उसके अलावा एक दुखद न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि कम से कम 7 लोगों की जान जा चुकी है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं इस खतरनाक से फ्लड के अंदर में, जो ये खतरनाक बाढ़ आई है उसके अंदर में। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये फ्लड है ना, ये फ्लड को एक नाम दिया गया है, ये फ्लड हुई है ग्लेशियल लेक बर्स्ट की वजह से। तो ये ग्लेशियल लेक बर्स्ट प्लस ग्लेशियल लेक बर्स्ट की वजह से फ्लड्स जो आती हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या है ये जानना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी, ठीक है। तो बोला यह जा रहा है कि जो ये पानी छूटा, ये जो पानी है जो की वजह से बाढ़ आई, इससे जो चंगथांग डैम है वो डैम भी आज के समय पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो डैम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रीजन में एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। कई सारे हाईवेज़ बर्बाद हो चुके हैं, जो ब्रिजेस हैं वो यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, कई सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं इस पूरे फ्लड की वजह से। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कुछ एरियाज़ है जो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके हैं। सिक्किम के अंदर में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मंगन हो गया, गैंगटोक हो गया, पाक्योंग हो गया, तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में बुरे हालात हो चुके हैं। ये कुछ सिनेरियो यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, जैसा आप ये फ़ोटोज़ वगैरह देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक झील की बात की जा रही है। इस झील का नाम ध्यान रखना, नाम है साउथ लोनाक लेक। यह है नदन सिक्किम के अंदर में, ये बहुत ऊंचाई पर सिचुएटेड है पहाड़ों में। ये जो झील है लगभग यहाँ पर 5200 मीटर्स की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो साइंटिस्ट ने हमारे पहले भी वार्न कर रखा था, एक चेतावनी जारी की थी कि देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो लेक है वो तेज़ी से एक्सपैंड हो रही है। साल ब साल हमने देखा है ये लेक बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है।
कहोगे झील बढ़ रही है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो झील पहाड़ी इलाकों में है और वहाँ पे बर्फीले पहाड़ हैं, बर्फ़ पिघल रही है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसका जो पानी वो सारा का सारा झील में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस होने के बाद में वो जो पानी है फिर उस झील से तेज़ी से बाहर निकलना शुरू होता है और निकल कर वो सीधा पहाड़ों से एक नदी के माध्यम से बहता हुआ आकर यहाँ पर इस तरीके के जो फ्लड्स हैं वो क्रिएट करता है। इसी को हम लोग ग्लेशियर लेक बर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं आपको बहुत डिटेल से इसका एक एक प्रोसेस बताऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये तो आपने समझा कि पूरा का पूरा ओवरऑल न्यूज़ क्या है, कि खबर क्या चल रही है आज के समय में। ठीक है, ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल हमारा आज आपको फ्रंट पेज पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने आज न्यूज़पेपर उठाया है, फ्रंट आर्टिकल पढ़ा है, तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी, जैसे मैंने बोला वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार यहाँ पे जो ये ग्लेशियल लेक बर्स्ट होता है इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। अब वो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे, बस खाली आप स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखना, सारा का सारा डेटा आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके दिया गया है। सबसे पहली चीज़, इसका ऑफिशियल टर्म क्या होता है। इस ऑफिशियल टर्म को हम लोग GLOF के नाम से जानते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से। ठीक है, अब ये GLOF दोस्तों होता क्या है, ये एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बाढ़ है, खतरनाक फ्लड है। ये फ्लड कैसे आती है, जब पहाड़ों में, बर्फीले पहाड़ों के आसपास यहाँ पे जो झील स्थित है उसका जो पानी है वो पूरी तरह से भर जाए और वहाँ से ओवरफ्लो कर जाए। मैं आपको 2 फोटोज़ दिखाता हूँ, उस फोटोज़ को देखकर आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। दोस्तों एक फ़ोटो आप ये वाला देखो, यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर लेक क्या होती है। ग्लेशियर लेक बेसिकली जो हमारे बर्फीले पहाड़ है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, उनके बीच में जो एक झील प्रेजेंट है उसको हम लोग ग्लेशियर लेक बोलते हैं। अब ये पानी इकट्ठा हुआ कहाँ से, ये पानी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, उसके बाद ही तो यहाँ पर ये बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अब पानी इकट्ठा होते होते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आज के समय पर गर्मी और बढ़ चुकी है, क्लाइमेट चेंज का और ज़्यादा बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े आज के समय पर गिरने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो ये निकल कर आता है कि जब ये झील ऑलरेडी भर चुकी है, लेकिन बर्फ़ के यहाँ पर जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। जब एक बहुत बड़े साइज़ का टुकड़ा गिरेगा तो इस झील से बहुत तेज़ी से पानी बाहर निकलेगा और बहुत तेज़ी से सडनली यहाँ पर जो पानी निकल कर आएगा वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस नदी में एक फ्लैश फ्लड क्रिएट कर देगा, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा टुकड़ा गिरा, इससे एकदम से यहाँ पर इस झील का बहाव से पानी निकला और वो इस नदी में पहुँचा और इस नदी के ज़रिए यहाँ पर बहता बहता जो बाकी सारे एरियाज़ आप देख पा रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं इनको बर्बाद करता हुआ चले जाएगा। यहाँ सभी जगह पर जो ये बाढ़ है, क्योंकि जो लिमिट है इसकी लिमिट और बढ़ गई है, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ सब पर बाढ़ आ जाएगी। ये एरियाज़ पूरी तरह से डैमेज होने लगेंगे, बीच में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको भी साथ में बहा ले जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आई होप आपको ये जो टर्म है इसका मतलब एग्जैक्ट क्या है वो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ चुका है। इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं हो सकता ये टॉपिक समझाने का। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आउटबर्स्ट हमको फरवरी 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था। चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही खतरनाक फ्लैश फ्लड आया था जो आज तक याद किया जाता है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण भी आपको पता चल चुका है। वाटर लेवल के अंदर में देखो, पहली चीज़ जो मेन कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। जिस तरीके से टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पानी जब सारा का सारा पिघलेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी इकट्ठा होगा। पानी कहाँ जाएगा भाई, झीलों में, समुद्रों में, यहीं तो जाएगा पानी। और इससे यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पर राइज़ हो रहा है। और ऐसे यहाँ पर जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो लेक में जब गिर जाता है तो यहाँ पर इस तरीके से अचानक से जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया। अब यहीं पर ना एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमारा NDA में है, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का मेन काम है जो भी दुर्घटना होती है, जो भी बड़े बड़े डिज़ास्टर्स होते हैं वहाँ पर सपोर्ट करना लोगों को, वहाँ पे जो लोग हैं उनको उनकी जान बचाना, ये सारा काम यहाँ पर NDA में करता है। तो NDA में के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ग्लेशियल आउटबर्स्ट जो नज़र आ रहे हैं इसके पीछे का एकमात्र रीज़न और सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, जैसे अगेन बार बार वही पॉइंट उठाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा NDA ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, कुछ नियम कानून यहाँ पर बताए हैं कि कैसे हम इस पूरे ग्लेशियल आउटबर्स्ट से लड़ सकते हैं। क्योंकि अब देखो ऑब्वियस ही बात है, आपने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में आपने मीनिंग समझ लिया ग्लेशियल आउटबर्स्ट होता है क्या है, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसको कैसे इससे निपटा जा सकता है, तो फिर आप चुप हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसको भी जानना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हमें जो खतरनाक झीलें हैं उनके बारे में सारा रिकॉर्ड्स अपने पास में रखना होगा। कुछ झीलें ऐसी हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो सिक्किम में बाढ़ आई है,
ये भी एक झील के भरने की वजह से आई है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभी। तो उस झील में पानी पिछले कुछ समय में तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को देखा, वार्निंग भी जारी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन जब नहीं लिया गया तो उसका यहाँ पर ये पूरा का पूरा भुगतान देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी खतरनाक झीलें हैं दोस्तों, उसको हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, एक डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है, उनकी कंडीशंस कैसी हैं वो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में जो है हम लोग एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सोल्यूशन क्या होगा, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आज के समय पर सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ना एक प्रकार का रडार है जो कि कुछ इमेजेस क्रिएट करने का काम करता है। यानी कि ये क्या करेगा, जो भी हमारे पानी के जो वाटर बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल झील वगैरह हैं, इनमें अगर कोई बदलाव हो रहा है, तेज़ी से पानी इंक्रीज़ हो रहा है, तेज़ी से स्तर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर चेंजेस को ये पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये रडार उन चेंजेस को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और स्पेशली यहाँ पर बहुत सारी नई नई झीलें बन जाती हैं जब मानसून चलता है, तो बारिश होती है, तो उन सबको डिटेक्ट करने का ये काम करेगा। और डिटेक्ट जब करेगा तो हमारे पास में सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, हम यहाँ पे कोई ना कोई जो स्टेप्स है वो उठाते रहेंगे। तीसरा जो यहाँ पर स्टेप उठाया जा सकता है वो है ये जो फ्लड्स हैं इनको चैनलाइज करना। दोस्तों हमें पता है झील के अंदर पानी भर रहा है, अब हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, सपोज हमें पता चल गया कि यार तेज़ी से चेंज हो रहा है जो आने वाले समय पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उस झील से हम छोटी सी टनल बना सकते हैं। और टनल बनाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस पानी को जो रास्ता है वो कहीं और पे निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से बचा जा सकेगा। उस झील का जो पानी है उसको कंट्रोल करके थोड़ा डाउनवर्ड में रख सकेंगे। अगर यहाँ पे कोई ग्लेशियर टूट कर गिरता भी है तो पानी इस लेवल पर उठेगा नहीं ऊपर, समझ गए। तो ये यहाँ पर एक स्टेप हो सकता है। फिर उसके बाद में एक और पर्टिकुलर स्टेप उठा सकते हैं, वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आजकल ये अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज़ तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे करने चाहिए थे वैसे नहीं हो रहा है। हिमालयन रीजन में अगर आप देखोगे तो लगभग 3 अलग अलग जगह पर हमने देखा है, 2 नेपाल में और 1 चाइना में, जहाँ पर थोड़ा बहुत ये सिस्टम यूज़ किया गया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को लगाया गया है। हमें भी यहाँ पे हर जगह पर ये सेंसर और मॉनिटरिंग वाले जो टेक्निकल सिस्टम्स हैं उनको लगाने पड़ेंगे, जो कि हमें लगातार इन्फॉर्मेशंस देते रहें, हमें लगातार यहाँ पर कह सकते हो जागरूक रखें इन झील को लेकर, जिससे जो हज़ारों लोगों की जान है उनको हम बचा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बचा सकें। और इसके साथ साथ एट द लास्ट एक और कदम उठाना चाहिए हमें, वो ये है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है, कि कभी कभी होता है हम सिचुएशन नहीं रोक सकते, नेचर है, हम नेचर के साथ जैसा कर रहे हैं नेचर का उधर से जवाब भी आ रहा है। तो इसके लिए हमें जो अपनी लोकल मैन पावर है उसको भी ट्रेन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख, जैसे हमारे पास में ऑलरेडी एनडीआरएफ है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, आईटीबीपी है, आर्मी है, बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ हैं। जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है, चाहे भूकंप हो चाहे बाढ़ हो, तो उस समय पर ये फोर्सेस पहुँच जाती हैं लोगों को मदद पहुँचाने के लिए। लेकिन इनके अलावा जो लोकल मैन पावर है उसको भी ट्रेन करना चाहिए, जो लोकली वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उस झील के आसपास जो घर हैं वहाँ पे लोकल लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि अगर कोई यहाँ पर ये दुर्घटना होती भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, वहाँ पे लोकली लोग बचा सकें। ये जो टीम है इनको टीम को पहुँचने में समय लगेगा, लेकिन लोकल लोग तब तक यहाँ पर अपने आप की जान बचा सकें, दूसरे लोग की जान बचा सकें। इससे क्या होगा, जो लाइफ का लॉस है वो यहाँ पर कम होगा, समझ गए। तो यहाँ पर ये एक कदम उठाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में। अब मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ। ये स्टडी बेसिकली इसी साल की है, तो इम्पॉर्टेंट है। मार्च के महीने में 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टडी आई थी, और वो स्टडी बेसिकली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को लेकर ही पब्लिश की गई थी। उस स्टडी ने यहाँ पर यह बोला कि दुनिया भर में जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से परेशान है, और आने वाले समय पर उन पर खतरा भी पहुँच सकता है। इस स्टडी ने पहली चीज़ यहाँ पे बोला कि लगभग 15 मिलियन के आसपास जो लोग हैं ना, वो आज के समय में इन ग्लेशियर लेक्स की वजह से बहुत बड़ी बड़ी जो बाढ़ें हैं उनको झेल रहे हैं, फ्लड्स को झेल रहे हैं, नेचुरल डैम्स यहाँ पर टूट रहे हैं, और भी बहुत सारा जो डिज़ास्टर है वो हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो लोग खतरे में हैं ऐसी ग्लेशियर लेक फ्लड की वजह से, वो माउंटेनियस कंट्रीज़ में है। फॉर एग्जांपल एशिया और साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एशिया की बात करेंगे तो इंडिया में हिमालयन वाले रीजन में हो गए, पाकिस्तान में कई सारे पहाड़ हैं, पेरू हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं, आधे से ज़्यादा लोग यहीं पर बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। और बोला ये भी जा रहा है कि एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो लगभग 1 मिलियन के आसपास जो लोग हैं, यानी कि 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ग्लेशियर लेक के 10 किलोमीटर के भीतर रह रहे हैं, 10 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों होगा क्या, जब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट अगर होगा तो वो जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय पर परेशानी होने वाली है। तो इस रिपोर्ट ने ये बताया। फिर उसके बाद में इस रिपोर्ट ने कुछ मोस्ट डेंजरस बेसिन्स के बारे में बताया
कि आखिरकार झीलें, सबसे खतरनाक वाली झीलें आज के समय पर कहाँ पर हैं। जो सबसे डेंजरस ग्लेशियल बेसिन्स आपको देखने को मिलेंगे वो पाकिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा बेसिन, उसके अलावा पेरू में है संता बेसिन, बोलीविया में है बेनी बेसिन। यहाँ पर ना बहुत सारे जो लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। मिलियंस ऑफ लोग इसके आसपास रह रहे हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उसके अलावा साउथ अमेरिका में जो एंडीज़ माउंटेन्स आपको पता होगा, उनके आसपास जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आई हैं। पिछले 20 सालों में तेज़ी से यहाँ पर वो बर्फ़ पिघल चुकी है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारत के ऊपर अलग से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इंडिया के लिए भी अलग से खतरा है। क्या खतरा है? सबसे पहले हिमालयाज़ में अगर आप दोस्तों देखोगे तो 25 ग्लेशियल लेक्स हैं, 25 बड़ी बड़ी झीलें ऐसी बन चुकी हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। ये वो झीलें हैं जो कि तेज़ी से साल 2009 से अभी तक बढ़ती चली जा रही हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर रही हैं, पानी भी इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ भी बढ़ता चले जा रहा है उन झीलों का। यानी आने वाले समय पर इन 25 झीलों में से कोई सी भी झील एक खतरनाक झील साबित हो सकती है। और इंडिया में इस तरीके से जो यहाँ पे लेक्स एक्सपैंड हो रही हैं, इसका एक बुरा असर पड़ सकता है, स्पेशली 6 राज्यों में जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो तेज़ी से यहाँ पर जो ग्लेशियल लेक आउटबस्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये ना क्योंकि ग्लेशियर जैसे यहाँ पर टूट के गिरता है बर्फ़ का टुकड़ा, एकदम से पानी निकलता है, समय यहाँ पर लोगों को मिलता नहीं है कि वो थोड़ा एक्शन उठा सके। तो कम से कम यहाँ पर उस लेक के जो 10-15 किलोमीटर के अंदर उसके दायरे में जो लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये खतरा साबित हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट क्या है? लोगों की जान जा रही है, सबसे बुरा असर है। ठीक है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें करोड़ों रुपया लगा के डैम बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सारी तरह से बर्बाद हो रहा है। भाई डैम बना हुआ था, डैम से यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही थी, डैम टूट गया, अब काम भी रुक गया है वहाँ पर। तो सारे इम्पैक्ट्स यहाँ पर पड़ते रहते हैं। ये कुछ नई स्टडीज़ के दावे हैं ग्लेशियल लेक आउटबस्ट को लेकर, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। इस आर्टिकल को इस तरीके से आपने कवर करना था कि हर चीज़ आपको न्यूज़ भी पता चले, प्लस यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन वो भी पता चले। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। अब इस पेड ग्रुप में मिलता क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ग्लेशियल वाला आर्टिकल पढ़ा, वहाँ पर मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड डेटा दिया। वो जितना भी बैकग्राउंड डेटा है वो सब आपको प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो जो भी डेटा, ऐसे हर एक आर्टिकल में आपको डेटा मिलता है, तो उनके नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक PDF मिलता है इस ग्रुप के अंदर में जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो प्रिंट आउट करवा लो, ना चाहो तो कोई बात नहीं है, सारे PDFs में पड़े हुए हैं। जिस तारीख का आपने देखना है उस तारीख का आप देख सकते हो, कवर कर सकते हो। वो PDFs हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, दोबारा कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 499 खर्च करके ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और ग्रुप में ऐड होने के बाद जो भी उसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन सभी बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकोगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस उससे भी आसान है, सीधा व्हाट्सएप पर जाना और आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये ग्रुप मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में ये पेमेंट करना, ठीक है। और इतना अमाउंट हम लोग इधर उधर खर्च कर देते हैं, ये बात सही है। और इसी में यहाँ पर आपको बहुत सारे जो PDFs हैं वो मिल जाते हैं, और बहुत सारा डेटा भी आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। एक बात और, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ये न्यूज़पेपर एनालिसिस चैनल पर कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर कई सारे लोगों का कहना है कि सर बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे कवर करवा दो चैनल पर, NCERTs कवर करवा दो। बेसिकली जो NCERT है वो हमारे UPSC के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो NCERTs के वीडियोज़ मैं लाने की कोशिश करूँगा इसी चैनल पर। अब मैं नहीं ला पाऊँगा, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और फैकल्टी हैं, उनसे मैं यहाँ पर वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा के अपलोड करवा दूँगा, ठीक है। उनके जो NCERTs के ऊपर कमांड है वो बहुत ही अच्छी है। तो NCERTs हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे जल्दी। मैं आपको पॉलिटी NCERT पहले अपलोड करवाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सभी NCERT 6 से लेकर 12 तक मैं इस चैनल पर डलवा दूंगा, सबकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा और वहाँ पे वो डल जाएंगी, ठीक है। आप क्या करना, आप उस NCERTs को पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो भी यहाँ पर आपको वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, ठीक है, PDFs वगैरह आपको कहीं भी मिल ही जाते हैं, आप उनसे भी पढ़कर अपने जो बेसिक्स हैं वो बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हो। अपना करंट अफेयर मिल ही रहा है आपको, फिर आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, NCERT से सभी NCERTs कवर हो जाएंगे। आप उनके PDF इधर उधर से डाउनलोड कर सकते हो, सभी जगह पर फ्री में अवेलेबल हैं। तो उसके बाद अपनी बेसिक जो तैयारी है UPSC की, जो कि एक मेन है, वो यहाँ पे आप इसी चैनल से कर पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे जब आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी ना, तो जब एडवांस बुक पर आओगे तो वहाँ पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं आपको।
आप सोचोगे यार ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ चुका हूँ, करंट अफेयर पढ़ ही रहा हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो चीज़ यहाँ पे करने की हम शुरू कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो जो वीडियोज़ है वो मैं अपलोड करवाऊँ और दूसरे फैकल्टी डालेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियस सी बात इतना टाइम नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर चेक करना, आप अपना यहाँ पर फीडबैक भी देना उस चीज़ को लेकर। मैं आपसे पूछूंगा, एक वीडियो में शॉर्ट में लेकर आऊँगा, उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से आपने इस चीज़ों को सुनना है, मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़कर। दूसरी चीज़, बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, स्पेशली फॉर दी मेंस। क्या बात की जा रही है, जो नया डिफेंस इंडिजनाइजेशन लिस्ट है इसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कल के दिन रिलीज़ कर दी है 5th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। और वो जो पर्टिकुलर लिस्ट है ना दोस्तों, उस लिस्ट में 98 आइटम्स के नाम हैं। अब वो जो 98 आइटम्स हैं, वो आइटम्स क्या हैं बेसिकली? वो बेसिकली हमारे डिफेंस वेपन्स हैं, जो हमारे हथियार वगैरह हैं ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। अब वो आइटम्स वो हैं जो हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रशिया से परचेज करते हैं, फ्रांस से परचेज करते हैं, और भी कंट्रीज जिनसे हम डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। तो जो भी हम सामान अलग अलग देशों से परचेज करते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ हमारा फोकस है कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बना सकें, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें इनका प्रोडक्शन खुद से करना पड़ेगा। जो ये इम्पोर्टिंग है, जो दूसरे देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, इसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए कई सारी ये जो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है दोस्तों, ये जारी की गई हैं। और ये जो अब की बार जारी की गई है लिस्ट, ये 5वीं लिस्ट है। ठीक है, इससे पहले 1, 2, 3, 4 करके और लिस्ट भी जारी हो चुकी हैं पिछले 2-3 सालों में। उन सभी लिस्ट के अंदर में कुछ ना कुछ हथियार वगैरह लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस वाली लिस्ट में 98 आइटम्स लिखे हुए हैं कि भाई ये आइटम्स जो हम परचेज़ कर रहे थे अलग अलग देशों से, अब हम इसको परचेज़ नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ज़रूरत तो हमारी अभी भी है, हम इनका प्रोडक्शन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने देश में करेंगे, खुद यहाँ पर इनको बनाएंगे, और खुद यहाँ पे अपने जो भी डिफेंस हमारी जितनी भी यहाँ पर कमांड्स हैं, ठीक है, नेवी है, आर्मी है, इन सबको यहाँ पे हम खुद सप्लाई करेंगे अपने देश के अंदर में। समझ गए? तो ये हमारा एक मेन फोकस है इसका, जो कि यहाँ पर सारा का सारा डिस्कशन चला, और कल ही डिस्कशन चला था यहाँ पर ये, जिसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और इसी के बेसिस पे आपने पता होना चाहिए कि आखिरकार जो हमारा ये डिफेंस इंडस्ट्री है वो किस लेवल पर काम कर रही है, हम किन किन कंट्रीज़ के साथ में आज के समय पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा ओवरऑल डेटा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुनकर। और दूसरी बात, एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो डिफेंस पूरा का पूरा टारगेट है कि भाई हमें क्या करना है, आज हम इंपोर्टर हैं, आज हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें इंपोर्टर से सीधा एक्सपोर्टर बनना है। और एक्सपोर्टर बनने के लिए हमने क्या करा, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपने आप की जो जितनी भी ज़रूरत है उसको पूरी करने के बाद में जो एक्स्ट्रा बचेगा उसकी सप्लाई कर देंगे, उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे अलग अलग कंट्रीज़ को। इसी के बेसिस पे जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो हमने $5 बिलियन का रखा है दोस्तों। $5 बिलियन का टारगेट है कि हम लोग आने वाले समय पर 2024-25 तक लगभग $5 बिलियन का सीधा सीधा जो ये डिफेंस आइटम है इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आज कितना है? आज लगभग हम लोग 1.5 बिलियन से लेकर 2 इसके बीच में या इससे कम यहाँ पर इतना ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हमें इससे बढ़ाकर सीधा 5 बिलियन पहुँचाना है आने वाले 3 सालों में, ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव है। समझ गए? तो आज के इस आर्टिकल हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे देश में ये पूरा का पूरा डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर सिनेरियो क्या है। दोस्तों करंट अगर डिफेंस एक्सपोर्ट देखोगे तो फॉर एग्जांपल अगर हम सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है दिसंबर 2022 तक, पिछले साल तक, ये लगभग 6058 करोड़ तक पहुंच गया था। और अभी यहाँ पर पिछले 5 सालों में ये बढ़ोतरी हुई है, यानी कि ये जो अमाउंट पहुंचा है 6058 करोड़, ये हमारे लिए अचीवमेंट है। पिछले 5 सालों में 334% से यहाँ पर ग्रोथ हुई है। और हमारा यहाँ पर टारगेट है कि मतलब कि इसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं, $5 बिलियन तक यहाँ पर जो है हम लोग इसको पहुँचा सकें, इतना एक्सपोर्ट यहाँ पर हम लोग कर सकें। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, तो काफ़ी सारे आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, दस्तक मारने वाले जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एवियोनिक्स हैं, भारत रेडियो, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम हो गया, ये सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट को ये बताया कि बहुत सारे जो आइटम्स हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए हैं पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ 3 सालों में, उन आइटम्स में सबसे प्रमुख आइटम ये हैं, लाइट वेट टॉर्पीडोज हो गए, ठीक है, उसके बाद वेपन लोकेटिंग रडार, फास्टिंग पेट्रोल वेसल हो गए, 120 mm का मोर्टार आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल हो गया, ठीक है, उसके बाद स्नाइपर राइफल हो गई। ये सारी चीज़ें हमने ज़्यादातर एक्सपोर्ट की अलग अलग कंट्रीज़ को।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन कौन से मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इंडिया किस किस को एक्सपोर्ट कर रहा है आज के समय पर, कौन कौन सी कंट्रीज है। देखो भारत ना कई सारे देशों के साथ में बातचीत कर रहा है। फॉर एग्जांपल भारत की बातचीत अर्जेंटीना के साथ में चल रही है, इजिप्ट के साथ में चल रही है, और भी कई सारे देश हैं जो कि भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, इस तेजस वाले फाइटर जेट को हमने खुद से बनाया, अपने देश में बनाया है, तो इन देशों को पसंद आया है, ये हमसे परचेज करना चाहते हैं, उसको लेकर बातचीत चल रही है। सरकारी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 है, इसमें भी कई सारे लगभग अलग अलग 16 देशों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से ये जो आइटम है वो यहाँ पर खरीद सकें। इंडिया आज के समय पर फोकस कर रहा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को अलग अलग देशों को बेचने के लिए। इंडिया ने मॉरिशस के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम उनको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मॉरिशस पुलिस फोर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। मॉरिशस ऑलरेडी यहाँ पर भारत के कुछ जो एयरक्राफ्ट है वो यूज़ कर रहा है। इंडिया गुयाना के साथ में भी बात कर रहा है, गुयाना जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उनके साथ में बातचीत की जा रही है कि उनको डॉर्नियर 228 जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं प्लस ये एयरक्राफ्ट हैं वो इनको दिए जाएंगे, एक्सपोर्ट किए जाएंगे। पिछले साल हम लोगों ने फिलीपींस के साथ में, पिछले साल या पिछले से पिछले साल फिलीपींस के साथ में हमने 375 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जहाँ पे हम फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करेंगे। आपको पता है ना, ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया के साथ मिलकर डेवलप करें। प्लस इंडिया और भी कई सारे वेपन आइटम्स एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है आज के समय पर 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ को, जिसमें साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरेबिया, ये सभी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती है। साल 2022 में आर्मेनिया नाम का जो ये देश है, इन्होंने भी सरकार से एक डील की है कि सरकार का ये जो ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसमें हम कई सारे रॉकेट को छोड़ सकते हैं एक साथ, वो यहाँ पर ये परचेज़ करेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेजर कंट्रीज़ जो आज के समय पर भारत से जो अलग अलग वेपन्स को परचेज़ कर रही हैं, उन कंट्रीज़ में इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, UAE, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन, चिली, ये सब यहाँ पर मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे, अगर हम इन कंट्रीज़ में से भी टॉप के कस्टमर्स की बात करेंगे तो म्यांमार एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है भारत के इन सभी हथियारों का। उसके अलावा श्रीलंका एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, आर्मेनिया भी इंपोर्टर के इस कैटेगरी में आ चुका है, बढ़िया इंपोर्ट करता है इंडिया से सारे वेपन्स को। अब यही जो स्टेप्स हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार के हैं, जिससे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। और इसको लेकर सबसे पहला स्टेप यही उठाया कि हमने अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव कर दिया। बदलाव ये था कि भाई हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, केवल इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है। जो इंपोर्टिंग कर रहे थे उन इंपोर्टिंग के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की है कि भाई अब यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में जो इंडिजिनियसली डिज़ाइन डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हमने यहाँ पर शुरू किया कि भाई हम अपने देश में ही सारी चीज़ों को मतलब खरीदेंगे, बनाएंगे, सारा काम देश में यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। और अब की बार बजट 2023-24 के अंदर में सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो यहाँ पर डिफेंस बजट के लिए रख दिया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर हमने नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो लिस्ट है ऑलरेडी 4 लिस्ट जारी कर दी गई है, रिलीज़ कर दी गई है, और 5वीं भी अब आ चुकी है। देखो 4 के बारे में तो यहाँ तक मेंशन है, 5वीं मैंने आज आपको पढ़ा दी है, जो कि अभी कल की न्यूज़ है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम बना रहे हैं अपने डिफेंस प्रोडक्शन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। डिफेंस रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेप्स उठा रहे हैं। आज के समय पर डिफेंस को लेकर जो बजट है हमने उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। तो ये सारे कदम डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार की साइड से उठाए जा रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। तो मेंस में अगर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है या प्रीलिम्स में या इवन इंटरव्यू में भी अगर डिफेंस सेक्टर के लेकर कोई भी क्वेश्चंस आपसे बनते हैं तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, टोबैको बोर्ड हो गया, इसको लेकर यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2008 में, 2012 में, अभी 2022 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसे जो हमारे अलग अलग बोर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, वो हमारे कॉफ़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फोकस करता है। उसी प्रकार का एक नया बोर्ड बनाया जा रहा है जिसका नाम है टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी होती है, ठीक है। हल्दी बहुत सारी जगह पर यूज़ की जाती है, अलग अलग कल्चर्स में यूज़ की जाती है। हल्दी सेरेमनी वगैरह, शादी वगैरह में भी यहाँ पर यूज़ होती है। तो हल्दी के बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हो यूज़ हैं अलग अलग प्रकार के। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि तेलंगाना में इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले सरकार ने टर्मरिक बोर्ड बना दिया। टर्मरिक बोर्ड बेसिकली एक पर्टिकुलर बॉडी बन चुकी है जो कि इस पूरे हल्दी वाले सेक्टर को प्रमोट करने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं स्पेशली तेलंगाना के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दूँ महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना आज के समय पर पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हल्दी का। तो हल्दी वाले किसान वहाँ पर बहुत सारे हैं, वो लंबे समय से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो नहीं रहा है।
ठीक है। तो उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, इस हल्दी सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए टर्मरिक बोर्ड यहाँ पर बनाया गया। तो केंद्र सरकार ने कल के दिन वेडनेसडे में अगर आप कहूँ तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड को गठन कर दिया है। ये नया बोर्ड हमारे पास में आ चुका है जो कि हमारे डायरेक्टली फार्मर्स को हेल्प करेगा। तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का मेन फोकस होगा कि जो टर्मरिक प्रोडक्शन है या टर्मरिक वाले यानी हल्दी से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे देश के अंदर में, उन सभी प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि ये जो डिमांड है लंबे समय से चल रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फार्मर्स हैं तेलंगाना के अंदर में, वो लंबे समय से यहाँ पर पैदल चलकर बिना किसी चप्पल बिना किसी जूते के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है पिछले 15 सालों से। ठीक है। और मांग यहाँ पर यही थी कि जो ये एक प्रकार का बोर्ड है वो बनाया जाए। नाउ यहाँ पर अब क्या हुआ है, इस प्रकार का जो बोर्ड है उसका गठन कर दिया गया है। जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, इनका कहना यहाँ पर यह है कि आने वाले समय पर जो केंद्र सरकार है उनका डिसीजन ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हल्दी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले हैं। अभी हल्दी का एक्सपोर्ट बेसिकली 8,400 करोड़ का होता है। ठीक है, सॉरी 8,400 करोड़ का नहीं, अभी हल्दी का एक्सपोर्ट केवल 1,600 करोड़ का होता है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम इसको 8,400 करोड़ तक पहुंचाएं। ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये जो टर्मरिक बोर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। आपको समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा न्यूज़ कि भाई खबर क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे टर्मरिक के बारे में पढ़ लेना कि टर्मरिक को लेकर यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर से पता होनी चाहिए दोस्तों। तो टर्मरिक, जब हम लोग हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हल्दी की तो काफ़ी सारी तरीके से यूज़ किया जाता है। कलर की तरह भी यूज़ किया जाता है, ड्रग यानी दवाई की तरह यूज़ किया जाता है ना। कॉस्मेटिक्स के अंदर यहाँ पे हल्दी का यूज़ किया जाता है। जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं, है ना, हल्दी सेरेमनी और बाकी काफ़ी सारी सेरेमनीज़ होती हैं, वहाँ पर भी हल्दी का यूज़ किया जाता है। हल्दी के अंदर जो ये कलर आता है पीला कलर, ये आता कहाँ से? ये पीला कलर आता है करक्यूमिन से, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर कह सकते हो इसके अंदर एक येलो कलर देता है। करक्यूमिन बेसिकली यहाँ पर एक ब्राइट येलो कलर का फेनोलिक कंपाउंड है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो टर्मरिक के मामले में पूरे दुनिया में भारत एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है। ठीक है। या फिर कह सकते हो दुनिया में जितना भी हल्दी का उत्पादन होता है उसका 80% 80% प्रोडक्शन केवल इंडिया में होता है। महाराष्ट्र आज के समय पर साल 2023 में टॉप प्रोड्यूसर इंडिया का, लेकिन 2018 की बात देखोगे तो तेलंगाना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था टर्मरिक का। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये सेकंड और थर्ड रैंक पर आते थे, बट दिस ईयर अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सेकंड नंबर पर तेलंगाना है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये हल्दी है इसको हम अलग अलग ट्रॉपिकल कंडीशंस में उगा सकते हैं। ठीक है। एनुअल रेनफॉल, हमें वैसे टेम्परेचर हल्दी का फसल लगाने के लिए हमें 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है। जो बारिश है लगभग वो 1500 mm के आसपास यहाँ पर चाहिए होती है, ऐसा यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। तो टर्मरिक की बात हुई, उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड डेटा की बात हुई जो आपको सीधा एग्जाम में हेल्प करेगा, वो हमने कवर कर लिया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है दोस्तों। बात यहाँ पर की जा रही है LPG सब्सिडी के बारे में। तो जो उज्ज्वला स्कीम के अंदर बेनिफिशरीज़ हैं जो यहाँ पर फ़ायदा ले रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो जो सब्सिडी है सरकार ने यहाँ पर 300 रुपीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। यानी सिलेंडर थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि अभी 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। उन असेंबली इलेक्शन से पहले हमारी केंद्र सरकार ने वेडनेसडे में, ठीक है, यानी कल के दिन की बात कर रहे हैं, जो LPG सिलेंडर्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है अंडर द उज्ज्वला स्कीम, उसको यहाँ पर 300 रुपये कर दिया है। अभी 200 रुपये दी जा रही थी। ठीक है, 200 रुपये की छूट मिल रही थी। पढ़ाया था जब मैंने आपको, ये 200 रुपये छूट दी गई थी सिलेंडर पर। अब 200 रुपये से सीधा यहाँ पर 300 रुपये कर दिए गए हैं, 300 रुपीज़ की छूट दी जा रही है। तो जो भी आपका 14.2 kg का सिलेंडर है अंडर द उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो पुअर मैन इनको जो कनेक्शन वगैरह दिया गया है उसकी जो कॉस्ट है आज के समय पर वो थोड़ी सी और ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये डिसीजन जो है, इस डिसीजन से लगभग 9.6 करोड़ फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये भी यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशनड है। तो करना क्या है इसका, इस आर्टिकल से एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? हाँ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एग्जैक्ट उज्ज्वला स्कीम के बारे में जानना है, क्योंकि GS पेपर नंबर 2 आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए उज्ज्वला स्कीम के बारे में। तो ये उज्ज्वला योजना या PMUVI ये योजना क्या है, आओ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या उज्ज्वला 2.0 स्कीम के नाम से आप यहाँ पे इसको जान सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो योजना है ना, इसका फेज़ 1 फेज़ 2 करके यहाँ पर स्टार्ट किया गया। स्पेशली यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मई 2016 में, ताकि जो LPG है, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो ये सिलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके प्रॉपर कनेक्शंस गरीब लोगों तक भी पहुँच सकें। ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव था।
उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर, काफ़ी सारे माइग्रेंट्स हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिल सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा सकें, उसके लिए फेज़ 2 लेकर आए। तो उज्ज्वला स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वेमेन हैं उनको और ज़्यादा पावर देना, ताकि वो यहाँ पर अपनी हेल्थ और बाकी परिवार की हेल्थ की सुरक्षा कर सकें। कहोगे इसका हेल्थ से क्या लेना देना? दोस्तों अभी तक क्या होता था, जब यहाँ पर सिलेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतने सारे बेनिफिट्स नहीं हुआ करते थे, तो लकड़ी वगैरह जलाकर खाना बनाया जाता था। अब लकड़ी जलाने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, घर के अंदर ही हो रहा है, जिससे यहाँ पर बहुत पोल्यूशन की वजह से इंसान की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्पेशली वेमेन की जो यहाँ पर खाना बना रही हैं। तो उनको भी यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर सिलेंडर की मदद से। ये बेसिकली उज्ज्वला स्कीम का एक मेन पर्सपेक्टिव है। प्लस यहाँ पे जो आज के समय पर, जैसे मैंने बोला, लकड़ी कोयला का जो यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से कई सारी डेथ भी होती हैं। तो वो डेथ का नंबर हमें कम करना, जो बच्चे हैं घर के अंदर में वो कई सारी रेस्पिरेटरी इलनेस से पीड़ित हो जाते हैं, कई सारी बीमारियां उनको यहाँ पर पकड़ लेती हैं, उन सब बीमारियों से यहाँ पर दूर करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव उज्ज्वला स्कीम का। ये सारी चीज़ें कैसे हो सकेंगी? जब यहाँ पर सभी लोगों के पास में सिलेंडर अवेलेबल होगा, और सिलेंडर अवेलेबल करवाने के लिए यहाँ पर उसको सस्ता करना, सभी लोगों तक पहुँचाना, ये बेसिकली यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम का एक पर्सपेक्टिव है। तो जो स्कीम, इस स्कीम का मेन पर्सपेक्टिव यहाँ पर यह है कि हर एक कनेक्शन के अंदर में एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। इसका बड़े बड़े टारगेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने टारगेट रखे थे पहले कि उज्ज्वला 1.0 में टारगेट इनका ये था कि लगभग 50 मिलियन के आसपास जो महिलाएं हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको लगभग एलपीजी के कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे मार्च 2020 तक। खैर वैसे यहाँ पर और भी बड़े बड़े टारगेट्स जो है वो रखे गए थे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो खैर आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री, यानी इस उज्ज्वला स्कीम को रन करने वाली जो मिनिस्ट्री है या फिर कौन से मंत्रालय के अंडर में ये पूरा स्कीम काम कर रहा है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो उज्ज्वला स्कीम का जो पहला फेज था, इन्होंने लगभग 8 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको सपोर्ट किया। उनको यहाँ पर, उसमें दलित्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको यहाँ पर ये फ्री कुकिंग गैस कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए गए। एलपीजी कनेक्शंस, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे देश में बढ़ रहा है। पिछले 6 सालों में 11,000 से ज़्यादा नए जो सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है वो हमारे पूरे देश भर में ओपन करे गए हैं। खैर उज्ज्वला स्कीम में कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहला चैलेंज है लो कंजम्पशन ऑफ रिफिल्स। सबसे पहली चीज़, स्टार्टिंग में तो यहाँ पर लोग एलपीजी को ले लेते हैं, लेकिन उसका यूज़ करने के बाद में उसको वापस रिफ़िल करवाना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, थोड़ा और ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जो रिफिल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं आजकल। ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नहीं, हमारा एडिटोरियल है, और इस एडिटोरियल में बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर बात की जा रही है बिहार के कास्ट सर्वे के बारे में। तो आपको पता है दोस्तों, रिसेंटली बिहार के अंदर में कास्ट सर्वे का जो डेटा है वो निकाला गया, और उस कास्ट सर्वे के डेटा के बेसिस पर कई सारे जो लोग हैं वो नाराज़ देखने को मिले, कई सारे लोग सपोर्ट में देखने को मिले। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये कास्ट सर्वे होता क्या है ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ में बिहार के अंदर जो एक कास्ट सर्वे आया है, इसका असर, इसका जो इम्पैक्ट है वो एग्जैक्टली क्या पड़ सकता है या क्या पड़ रहा है वो भी आपको बताया जाएगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सेंसस के बारे में बताई जाएगी, क्योंकि एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेकर प्रीलिम्स में कई बार सवाल पूछे गए, मेंस में पूछे गए, तो आपने ध्यान से बस खाली सुनते हुए चलना है। दोस्तों आपको सारा डेटा यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे की साइड में मिल जाएगा, आप अच्छी तरीके से इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पहले बात कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो बिहार सरकार की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कास्ट सर्वे 2023 को रिलीज़ किया। उस सर्वे ने यहाँ पर रिलीज़ ये किया, उस सर्वे ने हमें ये बताया कि जो ओबीसी हैं बिहार के अंदर में, अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, प्लस जो ईबीसी हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी और ईबीसी दोनों को मिला दें तो बिहार में जितनी जनसंख्या है पूरे स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 63%, 63% तो केवल यहाँ पर ओबीसी और ईबीसीज़ हैं। केवल 63% यहाँ पर आपको ये कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। बिहार की पूरी आबादी में 50% से ज़्यादा ओबीसीज़ और ईबीसीज़ हैं, ये यहाँ पर डेटा निकल कर आया। ठीक है, इसकी वजह से बवाल उठने लगा। बवाल ये उठने लगा कि जो ये ओबीसीज़ और ईबीसीज़ हैं, इनको जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो यहाँ पर कम मिल रहा है, जबकि लोग ज़्यादा हैं, तो रिजर्वेशन यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की बात भी यहाँ पर मेंशन की जा रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। अब ये बिहार का जो कास्ट सर्वे है, इसको लेकर कुछ स्पेसिफिक डेटा है यहाँ पर। आप दोस्तों ये देखो, ये वाला फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये जो चार्ट है इसमें सभी चीज़ क्लियर की गई है। बिहार की जो टोटल आबादी है वो लगभग 13 करोड़ के आसपास है, या फिर 13.07 करोड़ अगर हम बात करें टू बी प्रिसाइज। अब बात यहाँ पर यह है कि इनमें से, इन 13.07 करोड़ में से जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं ये 36% हैं, और ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस 27.12% है, शेड्यूल कास्ट 19.65%, शेड्यूल ट्राइब्स 1.68% और बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख्स एंड जैन्स यहाँ पर लेस देन 1%। ठीक है, उसके बाद
जब आप यहाँ पर ये ओबीसीज़ और यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को देखते हो, स्पेशली ओबीसीज़ की हम बात करेंगे, तो इन सभी में से क्योंकि कास्ट सर्वे है, जाति के आधार पर किया गया है, तो जब जाति के आधार पर देखोगे तो यादव कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यादव कम्युनिटी आपको बिहार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लगभग जितनी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर 14% से भी ज़्यादा यहाँ पर यादव कम्युनिटी है। एक बहुत ही बड़ा रिप्रेजेंटेशन उनका बिहार में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार का सर्वे एग्जैक्टली क्या बोलता है वो मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों यहाँ पे जो कास्ट सर्वे होता है इसमें क्या प्रोसीजर अपनाया गया है मैं आपको ये समझाता हूँ। जो ये कास्ट जाति के आधार पर सर्वे किया जाता है, इसके 2 फेसेस यहाँ पर लिए गए हैं। पहले फेज़ में क्या होता है, बिहार में जितने भी यहाँ पर घर हैं उन सबको काउंट किया गया, उन सबका रिकॉर्ड तैयार किया गया। जो भी यहाँ पर सेंसस होता है, जनगणना होती है, एक इंसान जाता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उन क्वेश्चंस का आप जवाब दोगे तो वो जनगणना का सारा डेटा इकट्ठा करता है। तो लगभग 17 क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा सेट दिया गया, उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने लोगों को ज़रूरी थे। इस प्रकार का पहला फेज़ किया गया। लेकिन जो सेकंड फेज़ था, सेकंड फेज़ के दौरान यहाँ पर जो लोग घर में रह रहे थे उनके बारे में डेटा निकाला गया। पहले फेज़ में तो केवल यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो घर हैं, ठीक है, जो हाउस होल्ड्स हैं उनका काउंटिंग की गई, उनका रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जो सेकंड फेज़ था, सेकंड फेज़ के दौरान यहाँ पर घर के अंदर जो लोग हैं उनकी कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, ये सारा डेटा कलेक्ट किया गया। समझ गए? तो सेकंड फेज़ में बहुत डिटेल से इन्फॉर्मेशन निकाली गई। फिर उसके बाद में बिहार का ये कास्ट सर्वे तैयार हुआ। अब इस कास्ट सर्वे जब आया है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले बात ये समझते हैं। इसका क्या महत्व हो सकता है, दोनों ही पहलू समझते हुए चलेंगे। इसका महत्व क्या है बाकी और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ये सर्वे है, इस सर्वे ने कहीं ना कहीं एक बवाल क्रिएट कर दिया है। क्यों? कि भाई यहाँ पर जो ये ओबीसीज़ हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी एंड ईबीसी। तो अगर आप ओबीसी का कोटा देखोगे तो 27% है, 27% के आसपास कोटा दे रखा है। लेकिन अगर आप बिहार में आप जनसंख्या देखोगे ओबीसीज़ की, तो ओबीसीज़ और ईबीसीज़ को मिला दें, दोनों बैकवर्ड क्लासेस को मिला दें, तो वो 63 पॉइंट कुछ परसेंट के आसपास हैं, है ना, दोनों को मिला दिया जाए तो वही एग्जैक्टली यहाँ पे बोला गया कि बिहार में आधे से ज़्यादा जो ये जनसंख्या है ना, वो यहाँ पर इन बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती है। और इनके लिए आपने जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, वो यहाँ पर कम रखा है। तो वो जो कोटा है, उस कोटा को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपैंड करना होगा। ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन की है। समझ गए? तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो, इससे क्या होगा, जो ये कोटा है, कोटा का एक जो ओबीसी कोटा है, इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहला इंपॉर्टेंस ये बोला जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि इससे जो 50% रिजर्वेशन सीलिंग है उसको वापस से रीड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब क्या, मैं आपको मैटर समझाता हूँ। दोस्तों चलते हैं इतिहास में। बात है 1992 की। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपने केस के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो आज पता चल जाएगा। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जजमेंट दिया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि किसी भी राज्य में जो यहाँ पर रिजर्वेशन होगा, जो ये आरक्षण दिया जाएगा, जैसे आपको पता है ना, यहाँ पर हम आरक्षण देते हैं SC ST OBC, बाकी जो कैटेगरी बची वो बाकी जो परसेंटेज बता वहाँ पे जनरल आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जब ये केस चला तो उस दौरान यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन होगा ना, ये रिजर्वेशन केवल 50% होगा। आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन को क्रॉस नहीं कर सकते। जितने भी जातियों को रिजर्वेशन देना है, जितनी भी कास्ट को रिजर्वेशन देना है, आप वो जो रिजर्वेशन है बेसिकली जितनी भी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन देना है वो आप बेसिकली क्या करोगे, इसी 50% के अंदर अंदर दोगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर, क्योंकि ओबीसी की पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजर्वेशन का जो कोटा है वो भी बढ़ाने की मांग चल रही है कि भाई यहाँ पर हम इतने लोग हैं, हमको रिजर्वेशन कम मिल रहा है, जनरल पॉपुलेशन इतनी है, वो कम है, उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा मिल रहा है, रिजर्वेशन भी ज़्यादा मिल रहा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो एक डिस्प्यूट्स है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या कहना है कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन कोटा है ओबीसी में वो इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारा रिजर्वेशन का एक पूरा जो एक लिमिट सेट की है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसको आने वाले समय पर हो सकता है कि रिड्रॉ किया जाए, बदला भी जा सके। समझ गए? तो ये यहाँ पर इस पूरे सेंसस का इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस इसका। लेकिन कास्ट सेंसस के अपने आप में कुछ इश्यूज़ भी हैं, समस्याएं भी हैं, क्योंकि आपको दोनों पहलू लेके चलना है, केवल एक तरफ नहीं झुकना है। अब आप इसका एक समस्या देखोगे तो कास्ट सेंसस में बेसिकली यहाँ पर जब जाति की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात है। यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मतलब जो दलित हैं, लास्ट नेम यहाँ पर उनका दलित है, तो उनको जॉब इंटरव्यूज़ के लिए बहुत कम बुलाया जाता है। भले यहाँ पर उस पर्सन की जो क्वालिफ़िकेशन है वो अपर कास्ट वाले कैंडिडेट से ज़्यादा बढ़िया हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए कम कॉल आ रही हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर हम शादी की बात करें तो एक वेल एजुकेटेड जो मैरिज है वो यहाँ पर होने में तकलीफ़ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक दलित मैन है ना, वो वेल एजुकेटेड है, सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर
क्या हो रहा है देश भर में, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अपर कास्ट के वेमेन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से जो शादी है वो ऐसे नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सोसाइटी में नज़र आ रही हैं। अपर कास्ट की वेमेन दलित मैन से शादी नहीं कर रही है, इस प्रकार की जो चीज़ें वो यहाँ पर सोसाइटी में एज अ डिस्क्रिमिनेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बात बताई गई। तो आप जाति के आधार पर जब ये सारी चीज़ें निकालोगे ना, तो कहीं ना कहीं इससे जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, इससे जो डिस्क्रिमिनेशन है और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्वे पूरी तरह से कास्ट स्पेसिफिक है, तो एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या जाति के आधार पर, ये कास्ट के बेसिस पर ये सेंसस वगैरह कंडक्ट होता है भारत में? देखो, होता था अभी बीच में यहाँ पर 2001 में भी रिलीज़ होना था, लेकिन वो रिलीज़ नहीं किया गया था। मैं आपको बताता हूँ, अभी ना केंद्र सरकार के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, बिहार की सरकार ने लंबे समय से जोर दिया कि भाई कास्ट सर्वे करवाया जाए, कास्ट सर्वे करवाया जाए, करवा दिया फाइनली उन्होंने। लेकिन वो यहाँ पे मांग ये कर रहे हैं कि देश में भी कास्ट सेंसस होना चाहिए। देखो, वो अपना पॉलिटिकल गेम है, उसको अलग रखते हैं, वो हम लोग यहाँ पर नहीं जान रहे हैं। हम केवल यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपसे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पूछी जाती, आपने न्यूट्रल लोगे, पूरा एग्ज़ाम लिखना है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिरी जो कास्ट सेंसस है इंडिया में वो कब हुआ था? जो आखिरी कास्ट सेंसस है वो 1931 में हुआ था। वैसे जनगणना होती रहती है हर 10 साल में, आपको पता है, लेकिन जाति के आधार पर जो जनगणना है वो आखिरी हुई थी 1931 में। और उस जनगणना का जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल किया था ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि 1931 में भाई देश आज़ाद भी नहीं हुआ है उस समय पर वो जनगणना की गई थी। तो जो कास्ट सेंसस है वो यहाँ पर उसी कहीं ना कहीं जो 1930 वाली जो जनगणना हुई थी जाति के आधार पर, इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, मंडल कमीशन रिपोर्ट्स आई, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ यहाँ पर लेकर आई गई सरकार के थ्रू बैकवर्ड क्लासेस के लिए। समझ गए। तो 1931 में एक पर्टिकुलर जाति के आधार पर जनगणना की गई थी, लेकिन 2011 में भी कुछ इस प्रकार का सेंसस किया गया था। 2011 था वो। तो 2011 में पहली बार जाति के आधार पर डेटा कलेक्ट तो किया गया, यानी देश की आज़ादी के बाद अगर कोई कास्ट सेंसस हुआ तो वो 2011 में हुआ। कहोगे हमें तो पता नहीं, पता कैसे चलेगा? क्योंकि वो डेटा इकट्ठा तो कर लिया गया था, लेकिन सरकार ने रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि अगेन वहाँ पे पॉलिटिक्स आ चुकी थी इस चक्कर में। तो 2011 में हुई, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ। जो रिलीज़ हुआ था डेटा वो 1931 में हुआ था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर ये सेंसस होता क्या है, सेंसस का ओरिजिन कैसे हुआ? दोस्तों, ये जो जनगणना है ना, ये देश की काउंटिंग के लिए, पॉपुलेशन की गिनती के लिए, भाई कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हालात हैं, किस सेक्टर में कितने लोग हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। अभी वैसे जनगणना अभी आपको पता है 2021 वाली होनी थी, वो हुई नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर होगी, तब सारा डेटा हमारे पास में आएगा। तो जनगणना का जो ओरिजिन है हमारे देश में वो अंग्रेज़ों के समय से हुआ, कॉलोनियल एक्सरसाइज थी, 1881 से यहाँ पर ये स्टार्ट होता है। तो सेंसस यहाँ पर पहली बात ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन है, ठीक है, उन पॉपुलेशन के बारे में जाना, क्योंकि जो पॉपुलेशन पता लगेगी हमें कि भाई कहाँ पर कितने लोग हैं, ठीक है, इन सारी पॉपुलेशन के बेसिस पर जो सरकार की स्कीम्स हैं उन सरकार की स्कीम्स के फ़ायदे पहुँचा सकेंगे, या डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो सकेगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे जैसे लोकसभा है, लोकसभा में जो सीट्स हैं वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही तो कर रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे जो आबादी है वो बढ़ती चली जाएगी, एमपीज़ कम रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसी को हम डिलिमिटेशन बोलते हैं, जब यहाँ पर सीट्स वगैरह को सेट किया जाता है हमारी जनसंख्या के आधार पर। तो अभी डिलिमिटेशन भी होना है नेक्स्ट ईयर। तो वो पहले सेंसस आएगा, पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद पता चलेगा कितने लोग कहाँ पर हैं, किस कैटेगरी से हैं, उसके बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया जाएगा, यानी कि जो लोकसभा है उनकी जो सीट्स हैं उनमें बदलाव होगा कि भाई कौन से राज्य को कितनी सीट मिलनी है, वो उसकी जनसंख्या डिसाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और पॉपुलेशन का रिकॉर्ड हमारा सेंसस देता है। समझ गए। तो ये था यहाँ पर सेंसस। अब होता है यहाँ पर कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस बेसिकली जब जाति के आधार पर किया जाए, कास्ट सेंसस बिल्कुल अलग है कि भाई कितने जाति के लोग हैं, जब वो वाला यहाँ पर डेटा निकाला जाए एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसा अभी मैंने आपको अब समझाया, और उसके बाद यहाँ पर एक कुछ डेटा यहाँ पर निकल कर आया है। और ये तो मैंने खैर आपको कम्युनिटीज़ का डेटा बताया, उसके अलावा बिहार सरकार ने जाति के आधार पर कौन कौन सी जातियाँ हैं उन सब का जो डेटा है वो भी रिलीज़ किया है। वो मैंने यहाँ पर जो फोटो है वो लगाया नहीं है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों अगर आपसे कुछ पूछा जाता है सेंसस के बारे में तो आप रेडी हो, आपको सारा का सारा जो डेटा है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। नाउ आते हैं उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट एडिटोरियल से पहले एक छोटा सा आर्टिकल है, फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में डिस्कस कर लिया हमने, कल फिजिक्स का डिस्कस कर लिया, और अब बात की जा रही है यहाँ पर केमिस्ट्री की। तो नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री को लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 3 लोगों को दिया गया है। तो ट्रायो ने यहाँ पर ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जीता है। अब वो 3 लोग कौन कौन से हैं, ये तीनों स्क्रीन पर आपको देख पा रहे होंगे। माउंगी बवेंदी, उसके बाद यहाँ पर है लुइस ब्रूस
देन है यहाँ पर एलेक्सिस एकिमोव। ये 3 पर्सन है जिनको यहाँ पर केमिस्ट्री के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये नाम ज़रूर ध्यान रखना है, वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नाम पूछ जाएंगे और नाम के साथ साथ किस के लिए यहाँ पर प्राइज़ दिया गया है। तो ये किस चीज़ के लिए प्राइज़ दिया गया है? क्वांटम डॉट्स के लिए, ध्यान रखना। किस चीज़ के लिए प्राइज़ दिया गया है? क्वांटम डॉट्स के लिए। क्वांटम डॉट बेसिकली क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वांटम डॉट बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका मेन यूज़ हम करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। जैसे नई समय की जो एलईडी स्क्रीन्स हैं, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स हो गए, इनके अंदर हम इन क्वांटम डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे डायरेक्टली यहाँ पर नाम पूछा जा सकता है कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किनको मिला है, तो 3 नाम हो गए। किस लिए मिला है? क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। बस इतना यहाँ पर आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। इस वजह से कुछ ज़्यादा डेटा मैंने ऐड नहीं किया है। जहाँ पे डेटा ऐड नहीं होगा वहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हर एक आर्टिकल के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें नहीं है तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ के बारे में मैंने परसों आपको पढ़ा दिया है। अगर आप लोग चाहते हो नोबेल प्राइज़ के बारे में जानना, प्लीज़ आप परसों वाला वीडियो ओपन करो, आपको बेहतरीन तरीके से सारी जानकारी मिल जाएगी। नाउ आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन आने वाले समय पर चांसेस है कि बन जाए। तो हम लोग बात करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वैसे कई बार हम ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, पता होगा। आज थोड़ा सा अलग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर बच्चों के लिए यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभावी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। और आज का जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। आज से कुछ दिन पहले भी आया था, दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पर ये पूरा एडिटोरियल बना दिया है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना और अपना मेंस के क्वेश्चन को हैंडल करना। बात क्या की जा रही है? सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल है कि किस तरीके से हम बच्चे को इस टेक्नोलॉजी से बचा सकते हैं। राइटर ने ये एडिटोरियल क्यों लिखा है? क्योंकि भारत धीरे धीरे क्या कर रहा है, अभी बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सम्मेलन है उनको होस्ट करने वाला है। 2 बड़े बड़े सम्मेलन आने वाले हैं भाई। एक सम्मेलन होगा अक्टूबर में इसी साल, इसी महीने, तब यहाँ पर भारत उसको होस्ट करेगा। उसके अलावा दिसंबर 2023 में भी एक बहुत बड़ी समिट होने वाली है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होगी, उसको भी भारत होस्ट करेगा। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हमारी जो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, हमें ज़रूरत है कि भाई इस टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नियम कानून भी होने चाहिए, कोई तौर तरीका भी होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका एक गलत उपयोग भी होगा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, स्पेशली फॉर द एडोलेसेंट्स, जो ये बच्चे हैं, इनके ऊपर आज के समय पर एक बहुत बड़ा रिस्क है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक बुरा रिस्क है, उसको बचाना ज़रूरी है। दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज़ हैं जो अपने देश में अलग अलग लॉज लेकर आ रही हैं, कानून लेकर आ रही हैं बच्चों को बचाने के लिए अपने यहाँ पर, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन इंडिया के अंदर में जो आज के समय पर डेटा लॉज हैं, जो भी प्रोटेक्शन लॉज हैं, जो भी कानून हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोटेक्शन को लेकर, वो ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है। इस वजह से बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। नहीं तो फिर यहाँ पर इससे बच्चे का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। तो इसके लिए हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन होना ज़रूरी है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो ये रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन मतलब हमारे नियम कानून हो गए, रूल्स हो गए, लॉज हो गए, गाइडलाइंस हो गई, जो कि सरकार बनाएगी, सरकार देगी सबको कि भाई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को लेकर ये सारी गाइडलाइंस हैं, इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। समझ गए? जो मेन एम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो इंश्योर करना होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ हो, एथिकल हो, सभी लोगों की हेल्प कर सके, ना कि किसी को हार्म कर सके, ना ही किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम पहुँचा सके। ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये रेगुलेशंस है वो लेकर आई जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में। डेटा प्राइवेसी के ऊपर फोकस किया जाए, लोगों का डेटा जो है, जो पर्सनल डेटा है, उसका गलत उपयोग ना हो, लोगों का डेटा सुरक्षित रखा जाए, ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव होता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में। समझ गए? तो ये रेगुलेशंस क्या होते हैं वो आपने समझा। अब आता है मेन मुद्दे पर। दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने यहाँ पर अपने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो कंट्रोलिंग रेगुलेशंस है वो यहाँ पर जारी किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन कोई एक देश तो है नहीं, 27 नेशंस हैं। इन 27 कंट्री के अंदर में आप कह सकते हो एक ड्राफ्ट इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के ऊपर काम किया गया। यूरोपियन यूनियन आज इस पर काम भी कर रहा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटेल से कंट्रोल किया जा सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली लेकर आए जा सकें। इसी प्रकार से ब्राज़ील भी आज के समय पर डेवलप कर रहा है पहला एआई रेगुलेशन। चाइना यहाँ पर लंबा समय से रेगुलेट कर रहा है एआई रेगुलेशन को। उसके अलावा जापान ने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है कुछ नियम कानून, कुछ सिद्धांत कि भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से यूज़ करेंगे, इसके गलत उपयोग को रोकेंगे। कनाडा ने अपना डिजिटल चार्टर इम्प्लीमेंटेशन एक्ट 2022 को यहाँ पर लागू कर दिया है। यूएस भी यहाँ पर आज के समय पर कुछ गाइडलाइंस लेकर आ चुका है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया आज के समय पर एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी बना तो रहा है, लेकिन जो काम है हमारा वो ज़्यादा कुछ नहीं है।
आज के समय पर सरकार का जो यहाँ पर इंटेंशन है वो तो हमें पता है कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेक्टर को रेगुलेट करना है, लेकिन उसको लेकर कुछ ज़्यादा किया नहीं गया है। तो हमें भी यहाँ पर बाकी सारी कंट्रीज़ की तरह ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स है वो उठाने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा, भाई टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके तो फ़ायदे हैं, ज़रूरत क्या है इसको कंट्रोल करना, ज़रूरत क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रेगुलेशंस लेकर आना। देखो ज़रूरत है स्पेशली फॉर द चाइल्ड सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि रेगुलेशन का मेन फोकस यहाँ पर यह होगा कि हमें बच्चों को एडिक्ट ना होना दिया जाए, एडिक्शन से बचाया जाए, मेंटल हेल्थ इश्यूज से बचाया जाए। उसके लिए कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ जो रेगुलेशंस है वो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये यूथ को बर्बाद भी कर सकता है। और बर्बाद कैसे कर सकता है? बॉडी इमेज एंड साइबर थ्रेट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ हो चुकी है दोस्तों कि आप ना किसी का भी स्टेटमेंट चेंज करवा सकते हो। भाई कोई इंसान कुछ भाषा बोल रहा है, आप उसके जगह पर किसी और का फोटो लगा सकते हो, उसकी आवाज़ चेंज कर सकते हो, किसी और की आवाज़ में डब कर सकते हो। ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर चुका है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यंग बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने में है, साइबर बुलिंग में, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा सकता है छोटे छोटे बच्चों के साथ में। ठीक है, इससे यहाँ पर देखो एक असर ये भी है कि जो आज के समय पर पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा एडवांस बन रहे हैं, और पेरेंट्स एडवांस बनने के साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ की फ़ोटो ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चे की फ़ोटो समय समय पर यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वो जो बच्चा है ना, वो आने वाले समय पर फ्यूचर में रिस्क में आ सकता है, क्योंकि वो जो बच्चा है उसकी जो ये इमेजेस हैं वो इमेजेस डीप फेक के पर्सपेक्टिव से यूज़ की जा सकती हैं, है ना, गलत उपयोग से यूज़ की जा सकती हैं, किसी और का फेस हटा के लगा दिया जाता है। आज के समय पर आपने देखा होगा कई सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर इस चीज़ को लेकर बवाल चलता है। डीप फेक समझ रहे हो? भाई एक पर्टिकुलर इमेज है, उस पर किसी और का चेहरा लगा देना। तो इस प्रकार की यहाँ पर हरकतें की जा रही हैं। इससे यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट किया जा सकता है, कुछ जो गलत कंटेंट है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में रेगुलेशन की आवश्यकता है, और इसलिए यहाँ पर जो इंडिया है इसको भी फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन यह है कि आज हम लोग अपने यंग सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूनिसेफ की गाइडलाइंस को लेकर चल रहे हैं। यूनिसेफ के कुछ गाइडेंस हैं अपने, ठीक है, जो कि जहाँ पे बच्चों के राइट्स की बात करता है, वहाँ पर भी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो जो गाइडेंस है वो हम लोग आज के समय पर फोकस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, प्लस कुछ और एक्टिविटीज़ को यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो इंडिया फॉलो कर रहा है। एज अप्रोप्रिएटेड डिज़ाइन कोड फॉर एआई, इंडियन अथॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, अपनी जो रिसर्च है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर कैसा पड़ सकता है इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्या कर सकें, कुछ कर सकें कि भाई हाँ ऐसा ऐसा गलत हो सकता है, उसको लेकर कुछ एक्शंस लिया जा सकें। समझ गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इंश्योर करना होगा कि वो यहाँ पर एज अप्रोप्रिएटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि बच्चों से संबंधित हो, एजुकेशन एंटरटेनमेंट का कंटेंट यहाँ पर हो। इस प्रकार का जो रेगुलेशन है वो भी ज़रूरत है, नहीं तो बच्चा कोई हार्मफुल कंटेंट कंज्यूम ना करे जिससे यहाँ पर उसके मेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर में एक बुरा इम्पैक्ट पड़े। तो ये सारा काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है कि इस तेज़ी से ग्रो करने वाले टेक्नोलॉजिकल एरा में इंडियन रेगुलेशन को कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, और अपने यंग सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। हमें रेगुलेशन को लेकर आना पड़ेगा, जो नियम कानून है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ताकि सही तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सके। ना दोस्तों, आज का मेंस क्वेश्चन, वैसे कल ये जो एडिटोरियल है ना, जो मैंने अभी आपको पढ़ा, ये आपका कल वाला एडिटोरियल है। मैंने बोला था कि आज हम कवर करेंगे, नाउ फाइनली आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। नाउ अब आज का जो ये मेंस का क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन बोलता है, वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर द इंडियन इकॉनमी। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस पर बहुत ज़्यादा ताकत है, जो कि हमारी भारत अर्थव्यवस्था को ग्रो कर सकता है, इंडियन इकॉनमी पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें चुनौतियां नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने जोर देना है किस चीज़ के ऊपर में, कि आखिरकार हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल करना, स्पेशली बच्चों की सेफ्टी के लिए क्यों इतना आवश्यक है, क्यों इतना ज़रूरी है। इसके ऊपर आपने ये पूरा का पूरा आर्टिकल, ये पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको अच्छे से समझकर एक बढ़िया सा आंसर लेकर दे सकें। क्वेश्चन है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपार संभावनाएं रखती है, यह अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत एआई
विनियमन के महत्व पर जोर दें और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपाय प्रस्तुत करें। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज का आखिरी आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर यह है, आपने देखा होगा आज का थंबनेल में मेंशन किया गया है न्यूज़ क्लिक के बारे में। न्यूज़ क्लिक बेसिकली एक न्यूज़ पोर्टल है, एक वेबसाइट है जो कि आपको न्यूज़ प्रोवाइड करवाती है। हो सकता है आप जैसे अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं ना जहाँ से आप न्यूज़ का कंजम्पशन करते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, वैसे यहाँ पर ये भी एक वेबसाइट है न्यूज़ क्लिक। तो न्यूज़ क्लिक को बाहर से फंडिंग आई है ऐसा यहाँ पर बताया गया। बोला जा रहा है कि ये जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं प्रबीर, इन प्रबीर को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के पीछे का रीज़न ये है कि चाइना की साइड से फंडिंग आई है, एक इलीगल फंडिंग आई है लगभग 38 करोड़ रुपए की। इस वजह से यहाँ पर जो ईडी है उन्होंने यहाँ पर एडिटर के घर पर, बाकी सारे जो जर्नलिस्ट हैं न्यूज़ क्लिक से संबंधित, सबके घर पे यहाँ छापा मारा गया है, सबके घर पे रेड मारी गई है। खैर अभी जो ये पर्टिकुलर केस है वो यहाँ पर कोर्ट में गया है। कोर्ट अभी सारी चीज़ें प्रूव नहीं हो पाई हैं, बट कोर्ट यहाँ पर सुनवाई कर रहा है। और क्योंकि बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि दोस्तों जो ये न्यूज़ क्लिक नाम का ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, इस न्यूज़ क्लिक को फंडिंग आई है चाइना की साइड से। और चाइना की साइड से फंडिंग देने वाला यहाँ पर व्यक्ति ये आपको देखने को मिलेगा नेवाइल रॉयसिंघम। ये कोई इंडियन पर्सन नहीं है, यूएस का सिटीज़न है, चाइना में रह रहा है, इसकी साइड से यहाँ पर ये फंडिंग आई है। ठीक है, ताकि यहाँ पर वो चाइना का एक सपोर्ट में जो पूरा का पूरा न्यूज़ एनालिसिस है वो यहाँ पर दिखाया जा सके। तो चाइनीज़ फंडिंग के बेसिस पे न्यूज़ क्लिक काम कर रहा है। और बोला यह जा रहा है कि कई सारे न्यूज़ क्लिक के जो आर्टिकल्स हैं जो आप वेबसाइट पर पढ़ोगे, स्पेशली चाइना को स्पेशली देखते हुए, तो काफ़ी सारी जगह पर न्यूज़ क्लिक ने चाइना को प्रेज़ किया है, पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के समय पर कई आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश किया है कि चाइना सबसे बढ़िया काम कर रहा है कोविड को कंट्रोल करने के लिए, कोविड को रोकने के लिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बेसिस पर प्लस अभी यहाँ पर कुछ एविडेंसेस के ऊपर काम चल रहा है, रेड वगैरह चल रही हैं और डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर न्यूज़ क्लिक के जो यहाँ पर फाउंडर हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया है यूएपीए के चार्जेस के तहत। और यूएपीए ये क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। प्लीज़ आप लोग कल वाला वीडियो ओपन करो और कल वाले वीडियो में जो फ्रंट वाला आर्टिकल है, यानी कि सबसे पहला जो आर्टिकल है थंबनेल वाला नहीं, सबसे पहला जो आर्टिकल डिस्कस किया मैंने वो यही वाला है, जिस पे आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारा जो डेटा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डिस्कशन, आप लोग प्लीज़ मेंशन कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, अपने फीडबैक ज़रूर दिया करो। प्लस जो आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देना। आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी हेल्प के लिए पेड ग्रुप के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। फाइनली आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, पूछा गया था एमजी नरेगा को लेकर बताओ कौन से कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर एलिजिबल है, कौन सी कैटेगरी है स्पेशली। तो वो है ऑप्शन नंबर डी। भाई किसी भी हाउस होल्ड का कोई भी एडल्ट मेंबर है वो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, वो सभी लोग यहाँ पर एमजी नरेगा के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाकर उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।